आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड सेकंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर आज हम लोग अपने तीसरे अध्याय का शुरुआत करेंगे। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले और दूसरे पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हम लोग गणित के इतिहास के बारे में, गणित का इतिहास क्या था, गणित के इतिहास में कौन कौन से गणितज्ञों ने अपना अपना योगदान दिया, कौन कौन से गणितज्ञ ने अपना कौन सा ग्रंथ लिखा, इन सारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पहले लेसन और दूसरे लेसन में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस तीसरे पाठ में गणित के अर्थ और गणित की प्रकृति क्या है और गणित के महत्व के बारे में, मतलब हम लोग आज गणित का पूरा परिभाषा और उस गणित में कौन से गणितज्ञों ने अपना विचार प्रस्तुत किया है, इन सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अब हम समझते हैं कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसका नोट्स ज़रूर तैयार कर लेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं अपने इस तीसरे पाठ के साथ। तो चलिए देखिए, चूँकि आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जैसे कोई बालक है, वो अपने प्राथमिक स्तर प्रथम सीढ़ी पर वो अध्ययन अपना शुरू कर रहा है। तो प्राथमिक स्तर पर बालकों में या बालिकाओं में अर्थात छात्र और छात्राओं के लिए सकारात्मक रुझान व रुचि विकसित करना उतनी ही ज़रूरी होता है जितना कि ज्ञानात्मक कौशल व अवधारणाएं सीखना होता है। गणितीय खेल, पहेलियाँ व कहानियाँ सकारात्मक रुझान पैदा करने और गणित की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ने में बहुत ही मददगार हो सकती है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि गणित सिर्फ अंकगणित ही नहीं होती, इसमें संख्या और उनके उपयोग के अतिरिक्त आकार, शैक्षिक समझ, प्रतिरूप, माप व आंकड़ों की समझ को भी महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति अपने किसी आकार या माप या उस आंकड़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। पाठचर्या में स्पष्ट रूप से सीखने वाले की प्रकृति क्रमिकता को शामिल किया जाना चाहिए, जो अवधारणाओं को समझकर मूर्त अमूर्त की तरह ले जाती है। गणनात्मक कौशल के अलावा पैटर्न्स को पहचानने, अभिव्यक्त करने और समझाने पर या समस्याओं के हल का आकलन करने और अनुमान का इस्तेमाल करने में बच्चों को उनके कौशल विकास के पर उनमें बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो ये तो था आपका थोड़ा सा। आइए शुरू कर लेते हैं, हम लोग गणित के अर्थ से बारे में चलते हैं, जिसमें आज हम लोग तीसरे पाठ के बारे में सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गणित का अर्थ क्या है और फिर उसके बाद जानेंगे कि गणित का प्रकृति क्या होता है। ठीक है, तो देखिए गणित का अर्थ क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, आप पहले पार्ट में पढ़े भी होंगे कि गणित के बारे में बहुत सारे गणितज्ञों ने गणित की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे श्लोक को भी लिखा है। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारी गणित का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, यह कहना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इसका मानव जीवन से बहुत ही पुराना संबंध है। मानव जीवन से गणित का बहुत ही पुराना संबंध है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते, ये कहना हमारा बहुत कठिन होगा कि गणित का शुरुआत कब किया गया। लेकिन जब भी किया गया, ये ध्यान दीजिए कि इसका मनुष्य के
मनुष्य के जीवन से बहुत गहरा संबंध है। तो भारत में गिनती के हेतु हमारे जो भारतीय हैं, भारत में गिनती हेतु प्राचीन शब्द जो था गणना का प्रायः प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसी से गणित शब्द की उत्पत्ति हुई। गणित को हम इसे निम्न प्रकार से परिभाषित भी कर सकते हैं कि गणित मापने, तौलने और गिनने आदि क्रियाओं से संबंधित अनेक औजारों से भरा हुआ एक बॉक्स है जिसके द्वारा कथित समस्या तर्क शक्ति द्वारा संकेतों की शब्दावली में परिवर्तित करके हम लोग इसे समझ सकते हैं। तो जो हमारा गणित है, आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा गणित, जैसा कि आज आप अध्ययन भी कर रहे हैं इस नए युग में, कि गणित मापने, आप कोई भी माप तौल करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको गणित का जरूर अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना आप गणित का उसका माप या उसका तौल या आपको किसी को अगर कोई वस्तु की गणना करना है तो वहाँ पे बिना आप गणित के सहारा लिए उस वस्तु को न तो आप माप ही पाएंगे, न तो आप उसका गणना ही कर पाएंगे। इसीलिए गणित को पूरा गणना का एक भरा हुआ बॉक्स माना जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि जो हमारा पूरा गणित है ये गणनाओं से भरा हुआ एक बॉक्स होता है, जिसमें हम लोग पूरा गणना से संबंधित कार्यों को करते थे। इस तरीके से गणित को परिभाषित किया गया। लेकिन गणित के बारे में, हमारे गणित के बारे में बहुत सारे गणितज्ञ हैं जो अपने अपने तरीके से गणित की परिभाषा को अपने अपने भाषा में परिभाषा को दिए हुए हैं। तो आइए हम गणित की परिभाषा के बारे में जो हमारे गणितज्ञ को द्वारा दिया गया है उन परिभाषाओं को अच्छे से हम लोग अध्ययन करते हैं। तो देखिए, गणित की परिभाषा के बारे में गणित की मुख्य परिभाषा निम्न गणितज्ञों को द्वारा दिया गया, जो इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं कांट के अनुसार। कांट भी हमारे गणितज्ञ में आते हैं। तो कांट ने भी गणित के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है। उन्होंने भी गणित के बारे में अपना परिभाषा दिया है, जो आपके सामने लिखा हुआ इस प्रकार दिख रहा है। कांट का मानना था, कांट ने अपनी परिभाषा को बताया कि प्राकृतिक विज्ञान केवल तभी तक विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। अर्थात कांट ने इसको माना कि हमारा जो ये प्राकृतिक विज्ञान है, अर्थात आज हम लोग जो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन गणनाओं से संबंधित विज्ञान को पढ़ रहे हैं, इनका केवल तभी तक ये विज्ञान माने जा सकते हैं जब तक हम इनको ये गणितीय हैं। जिस दिन से इनका हम गणितीय समाप्त, तो ये आपका कांट के अनुसार गणित का परिभाषा था। कांट ने अपने तरीके से इस परिभाषा को दिया कि प्राकृतिक विज्ञान केवल तभी तक विज्ञान है जब तक कि वह गणितीय है। अर्थात विज्ञान का महत्व तभी तक है जब तक वो गणनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि जब गणनाओं से भरा होगा तो आप जब गणित विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें गणनाओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना पड़ता है। इसीलिए कांट का मानना था कि जो हमारा प्राकृतिक विज्ञान है वो एक गणितीय है। अर्थात प्राकृतिक विज्ञान पूरा गणित से भरा हुआ एक बॉक्स जैसा है। ठीक है, तो ये तो था आपका कांट के अनुसार। अगला हमारा जो गणित की परिभाषा दिया गया वो हमारा था पियर्स के अनुसार। देखिए, पियर्स ने भी अपना गणित के क्षेत्र में इन्होंने अपने तरह से गणित के परिभाषा को इन्होंने भी दिया है। पियर्स का मानना था, इन्होंने बताया कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है। पियर्स का मानना था कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचता है।
इसका मतलब हो गया कि जो पियर्स ने भी गणित को विज्ञान की तरह माना है, उन्होंने बताया कि गणित जो है एक प्रकार की विज्ञान ही मान सकता है। जैसे हमें वो एक अच्छे जो हमें आवश्यक, अगर हमें कोई आवश्यक निष्कर्ष प्राप्त करना है तो वहाँ तक अगर आपको पहुँचना है, अर्थात अगर आपको कोई गणना से संबंधित निष्कर्ष प्राप्त करना है, कोई आप तथ्य की गणना कर रहे हैं, यदि आप उस निष्कर्ष तक पहुँचना है तो ज़रूर आपको गणित की आवश्यकता होगी और बिना गणित के आप उस निष्कर्ष पर पहुँच नहीं कर पाएंगे। तो पियर्स का अनुसार कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुँचाता है, अर्थात इन्होंने अपनी तरीके से इसे परिभाषित किया है। तो ये पियर्स का मानना था कि गणित भी विज्ञान होता है जो निष्कर्ष पर, हमें आवश्यक निष्कर्ष पर ही पहुंचाता है। तो अगले हमारे जो गणितज्ञ गणित के बारे में परिभाषित करने वाले हमारे गणितज्ञ हैं वो हैं हमारे बर्थलाट। बर्थलाट ने भी गणित के संबंध में अपनी परिभाषा को अपनी तरीके से समझाते हुए इन्होंने बताया कि इनका जो मानना था, इनका मानना ये था कि गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। इनका मानना था कि गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। अर्थात आप जानते हैं, जैसे आप कोई अनुसंधान चला रहे हैं या भौतिक अनुसंधान, जैसे आपका कोई भौतिकी अनुसंधान है, अनुसंधान आप जानते हैं, कोई लैब वर्क है, आपका कोई लैब है, तो जब आप कोई लैब वर्क करने जाएंगे तो उस लैब वर्क में आपको कोई भी गणना, जब लैब वर्क करेंगे तो आपको गणनाओं, प्रेक्षण, इन सभी से के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा और इन सभी का अध्ययन आप तभी कर पाएंगे जब आप आसानी से और अच्छे तरीके से गणित का अध्ययन किए रहेंगे। जब तक आप गणित का अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो आप उस विज्ञान के बारे में भी अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो बर्थोले ने यही बताया कि गणित भौतिकी अनुसंधान का एक उपकरण है। जिस प्रकार से भौतिक अनुसंधान में बहुत सारे उपकरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से विज्ञान में भी गणित का ही बहुत प्रकार के सूत्रों, बहुत सारे प्रकार के तथ्य, बहुत सारे सिद्धांत का उपकरण होता है। बिना गणित के सिद्धांतों और फार्मूले, सूत्र के बिना हम किसी विज्ञान का भी अध्ययन जल्दी नहीं कर पाएंगे। अतः बर्थोले ने स्पष्ट किया कि गणित भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण होता है। तो ये तो था एक हमारे और गणितज्ञ हैं लिंडसे। लिंडसे ने भी है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे गणितज्ञ हैं, जैसे बेंजामिन्स भी हैं, रसेल भी हैं, हेनरी पायंकर भी हैं। इन सभी गणितज्ञों ने अलग अलग तरीके से गणित को अलग अलग अपनी भाषा में समझाए हुए हैं। तो अगले हमारे हैं लिंडसे हैं, इन्होंने भी गणित के बारे में अपनी परिभाषा दिया हुआ है। हमने उसमें लिखा नहीं, पर हम आपको लेक्चर के जरिए समझा देते हैं। देखिए, लिंडसे ने बताया है कि गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है। लिंडसे का मानना था कि गणित जो है एक भौतिक विज्ञान की भाषा है और निश्चय ही मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम अन्य कोई भाषा नहीं है। अर्थात लिंडसे ने बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया, बहुत अच्छे तरीके से गणित की परिभाषा देते हुए इन्होंने बताया कि गणित भी भौतिक विज्ञान की एक भाषा है। जिस प्रकार से विज्ञान का बहुत महत्व है, उसी तरीके से गणित भी, ध्यान दीजिएगा, गणित भौतिक विज्ञान की ही एक भाषा है। अर्थात एक तरीके से आप गणित को विज्ञान ही मान सकते हैं। जिस तरीके से आप विज्ञान में नए सिद्धांतों, नए प्रयोगों को जानने की इच्छा रखते हैं, उसी तरीके से आप गणित के बारे में भी नए सिद्धांत, नए भाषा, नए फार्मूले, नए सिद्धांत, नए कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करने की आपकी उत्तेजना होनी चाहिए। अतः गणित में इन्होंने बताया है कि निश्चय मानव मस्तिष्क में उत्पन्न इससे उत्तम अन्य कोई भाषा नहीं है। अर्थात लिंडसे का मानना था कि मानव की मस्तिष्क को अगर विकसित करना है, मानव की मस्तिष्क
को विकसित करना है तो उसके लिए इससे गणित से अच्छा कोई ऐसा भाषा नहीं है जो मानव के मस्तिष्क को विस्तृत कर पाएगा। अर्थात लिंडसे का मानना था कि अगर मानव के मस्तिष्क का विकास करना है, मानव के मस्तिष्क का विकास करना है, मानव का मस्तिष्क को अगर उसे विकार उसमें फैलाव करना है तो उसके लिए गणित बहुत ही आवश्यक होता है। उसे गणित के बारे में, गणित के सिद्धांतों और गणित के नए नए कंसेप्टों का अध्ययन करना चाहिए जिससे मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हो जाए। तो इस तरीके से गणित की परिभाषा आप कुछ न कुछ ज़रूर समझ गए होंगे। गणित में बहुत सारे अन्य गणितज्ञ भी हैं जो अपनी अपनी तरीक़ों से गणित की परिभाषाओं को दिए हुए हैं। तो आइए आप हम लोग अध्ययन करते हैं अगली हमारा जो हेडिंग है, हमने गणित की परिभाषा के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम जान लेते हैं कि गणित की प्रकृति क्या है, अर्थात नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, गणित की प्रकृति क्या है। हम लोग अब इस बात को समझते हैं। चलिए, तो गणित की प्रकृति में देखिए आपको क्या है कि आप देखिए सामान्य रूप से अगर हम लोग देखें तो गणित की प्रकृति को हम लोग आइए इसे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, गणित की प्रकृति के साथ अन्य विषय की प्रगति जुड़ी है, क्योंकि आप जानते हैं जब गणित का विकास होता है तो गणित के विकास के साथ साथ अन्य उससे जितनी भी विषय जुड़ी हुई हैं उन सभी विषयों का भी अलग अलग तरीके से प्रगति होता है। जैसा आप जानते हैं कि यदि गणित में कोई नया सिद्धांत, कोई नया फार्मूला आता है तो उस नए फार्मूले, नए सिद्धांतों का हम लोग उनसे जुड़ी जो भी विषय होती हैं उन सभी विषयों की उससे प्रगति हो जाती है, क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड होती हैं, जिससे उन फार्मूले से हो सकता है उनसे जो जुड़ी विषय हैं उनका भी वो कंसेप्ट या उनसे जो भी सिद्धांत या प्रेक्षण उस पर निर्धारित हैं उनका भी हम लोग प्रगति हो जाए और उसका भी हल हम लोग निकाल ले। तो अतः गणित की जो पहला प्रकृति है वो है कि इनसे जो भी जुड़ी विषय हैं, अगर गणित का विकास हुआ, गणित की अगर प्रगति हो रही है, उनके नए सिद्धांत, नए फार्मूले की उत्पत्ति हो रही है तो उनसे जो भी विषय जुड़ी हुई हैं उन सभी का भी प्रकृति, उन सभी का भी प्रगति हो जाएगा, क्योंकि गणित का प्रयोग हर विषय में ही किया जाता है। इसलिए अगर उनसे जो भी विषय जुड़ी हुई हैं उन सभी विषयों का साथ साथ उनके विकास होता है। तो ये आपका गणित का पहला प्रकृति था। दूसरा प्रकृति है, देखेंगे कि गणित विषय का ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी व वास्तविक होता है। तीसरा आपका है कि गणित की सहायता से जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है व इसकी सहायता से अमूर्त को रसूल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो चौथा आपका प्रकृति यह है कि गणित में जो भी हमारे प्रयुक्त पद होते हैं या जो भी अवधारणाएं उनसे जुड़ी होती हैं या जो भी सूत्र, संकेत या सिद्धांत उसमें प्रयुक्त होते हैं, उनमें हम लोग इनके सिद्धांत व संकेत के आधार पर गणित को अलग अलग लिपि या भाषा में हम लोग कह सकते हैं। अर्थात ये आप इसको अच्छे तरीके इस प्रकार भी कह सकते हैं कि गणित में प्रयुक्त पद को अवधारणा या जो भी सूत्र, संकेत, सिद्धांत हैं उन पे हम उनके आधार पर उसको अलग अलग भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि गणित में अलग अलग जो भी सिद्धांत हैं उनके आधार पर हम गणित की भाषा को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। आपका पांचवा जो है प्रकृति इस प्रकार से है कि गणित में सर्वप्रथम प्रयुक्त संख्या, स्थान, मापन
आदि का प्रयोग किया गया, जो कि अन्य विषयों में भी प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात गणित में हमारे संख्याओं का जो भी स्थान है या उनका जो भी मापन का प्रयोग हम लोग करते हैं वो अन्य विषयों में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि उनसे जो भी विषय जुड़ी हुई हैं, अगर हम गणित में उनका प्रयोग कर रहे हैं तो उनसे जुड़ी जो भी विषय हैं हम लोग उन विषयों में भी उन फार्मूले, उन सूत्रों का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। अगला हमारा जो छठवां है वो इस तरीके से कि गणित में सामान्यीकरण, निगमन, आगमन के लिए पर्याप्त सीमा होती है। अर्थात हमारा सतवां हमारा जो इस तरीके से कि गणित के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनके आधार पर भविष्यवाणी की जाती है, वे हमारे उद्देश्य को पूर्ण करने में बहुत ही समर्थ होते हैं। अर्थात ये आप ध्यान से समझिए इसको कि गणित के माध्यम से कोई भी जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो उसी के आधार पर हम भविष्यवाणी करते हैं कि इस वस्तु का भविष्यवाणी ये होगा। जैसे हमने कोई फार्मूला का प्रतिपादन किया, जैसे हमने कोई सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो अब उनका हमने प्रतिपादन कर दिया, तो अब हम इसके आधार पर जो हम सूत्र को या जो भी फार्मूला सिद्धांत को हम उनका निष्कर्ष निकालेंगे, उन्हीं के आधार पर हम भविष्यवाणी करेंगे कि इस पर जो जो आधारित होगा, जो इस पर इस तरह से आधारित होगा, उसका निष्कर्ष ऐसा ऐसा होगा। तो उनके आधार पर हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नौवां जो आपका है वो इस तरीके से है, आठवां आपका जो गणित की प्रकृति है वो इस प्रकार से है कि गणित का ज्ञान शुद्ध, स्पष्ट, तार्किक तथा क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए। पहली बात तो आपको ध्यान देना है कि गणित का जब भी आप ज्ञान अर्जित करें या किसी को जब भी ज्ञान दें, किसी को ज्ञान प्रदान करें, तो आपको ध्यान होना चाहिए गणित का ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, तार्किक होना चाहिए, अर्थात उसमें कुछ न कुछ लॉजिक आपका ज़रूर छिपा होना चाहिए, जिससे आपका बच्चा, आप जिसको ज्ञान दे रहे हैं, वो उस लॉजिक के बारे में, लॉजिक को समझने में अपने मस्तिष्क पर जोर दे, जिससे उसके मस्तिष्क का विकास हो जाए। तो अतः गणित का जब भी आप ज्ञान कराएं, गणित का ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट व तार्किक तथा क्रमबद्ध रूप में ही होना चाहिए। उसे एक बार समझने पर सरलता से भुलाया नहीं जा सकता है। गणित के पद सदैव क्रमबद्ध रखे जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रहे कि जब भी आप गणित के किसी पद को आप बता रहे हैं तो उनके पद को हमेशा सदैव क्रमबद्ध में ही रखना चाहिए। इसके तारतम्य बदलने पर यदि आप उसके क्रम को बदल रहे हैं तो पूरा अर्थ व विषय उसका, आपका जो उसका अर्थ होगा वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। अतः गणित के ज्ञान में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। आपका ये दसवां पॉइंट है और ये आपका लास्ट पॉइंट है। गणित में समस्या समाधान का आधार कार्यकरण का संबंध होता है, जिसके आधार पर मात्रात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों को किसी भी स्थान व समय पर सत्यापित किया जा सकता है। अतः गणित के निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं, उनमें भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। अर्थात आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गणित का निष्कर्ष जो होता है वो सार्वभौमिक होता है और उसमें भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो इस तरीके से ये आपका गणित के प्रकृति के बारे में कुछ पॉइंट थे जिन्हें आप समझ गए होंगे। आप इसे एक बार वीडियो को अच्छे से पोस्ट करके इनके नोट्स को तैयार करें, फिर आप उसको लिखिए। उसके पश्चात आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।
ये आपका तीसरा जो पार्ट था बहुत ही छोटा पाठ था, इसको हम लोग इस वीडियो में समाप्त कर लिए हैं। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।